प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक संविधान की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा अमेरिकी संविधान में संघीय व्यवस्था। प्यारे बच्चों, संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन न कर सके। बच्चों, संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख विशेषता है और विश्व में सबसे पहले अमेरिका के द्वारा ही इसे अपनाया गया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा जब अमेरिकी संविधान का निर्माण हो रहा था, उससे पूर्व अमेरिकी क्षेत्र के 13 उपनिवेश पृथक पृथक रहते हुए अपना राजनीतिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। लंबे समय तक अलग रहने के कारण उनमें अपनी पृथक सत्ता के प्रति तीव्र मोह था और वे इसे छोड़ने को तैयार न थे। लेकिन उन्हें यह भी डर था कि पुनः यूरोप का कोई देश संगठित शक्ति के अभाव में उन्हें पराधीन कर सकता है। उनके सामने समस्या यह थी कि विविध राज्य अपनी पृथक पृथक सत्ता बनाए रखते हुए भी एक हो जाएं और ऐसा केवल संघीय व्यवस्था को अपनाकर ही किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त अमेरिका के विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भी संघीय व्यवस्था ही उपयुक्त हो सकती है। अमेरिकी संघ की सफलता का प्रमाण यह है कि अमेरिकी संघ में आज 13 के स्थान पर 50 इकाइयां हो गई हैं तथा विश्व के अनेक राज्यों के द्वारा संघात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया गया है। अमेरिकी संविधान में वैसे तो कहीं पर भी संघीय, फेडरल या संघ, फेडरेशन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन अमेरिकी संविधान में संघीय तत्व मौजूद हैं, जैसे प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। इसका अभिप्राय यह है कि केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारें दोनों ही को संविधान से मान्यता प्राप्त है और वे अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी तरह वहाँ शक्तियों का विभाजन भी है। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया गया है। शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिकी संविधान के अंतर्गत गणना व अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। केंद्रीय सरकार की शक्तियों की गणना की गई है और अवशेष सभी शक्तियां राज्यों को प्रदान कर दी गई हैं। जैसे केंद्रीय सरकार की शक्तियां हैं कर लगाने व एकत्रित करने का अधिकार, व्यापार का नियमन करना, अमेरिका की साख पर ऋण लेना,
अमेरिका में विदेशियों द्वारा नागरिकता प्राप्ति संबंधी नियमों का निर्माण, मुद्रा का निर्माण, डाक तार आदि का प्रबंध, विज्ञापन और उपयोगी कलाओं को उन्नत करना, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन करना, युद्ध की घोषणा करना, सेना की स्थापना और व्यवस्था करना, संघीय जिले का निर्माण करना और उपयुक्त जो शक्तियां हैं उनकी क्रियान्विति हेतु सभी आवश्यक और उचित कानूनों का निर्माण करना आदि। इसी तरह राज्यों की शक्तियों के बारे में कहा गया है कि जो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं उसके अलावा शेष सभी शक्तियां जो राज्य संविधान द्वारा राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं है, राज्यों को प्रदान की गई हैं। जैसे स्थानीय कर लगाना, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं स्थापित करना, राज्य की साख पर ऋण लेना, शिक्षा का संचालन, सड़कें और यातायात, लोगों की संपत्ति और जीवन की सुरक्षा आदि। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के लिए भी कुछ शक्तियों को निषिद्ध किया गया है। जैसे केंद्र सरकार बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती, नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती, भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, राष्ट्रीय कोष से कोई भी धन तब तक खर्च नहीं कर सकती जब तक कि कानून द्वारा स्वीकृति न मिल जाए। इसी तरह राज्य सरकारों के लिए भी कुछ शक्तियों का निषेध किया गया है। जैसे राज्यों द्वारा विदेशों के साथ संधि व समझौते नहीं किए जा सकते, शांति के समय वे सेना और युद्धपोत नहीं रख सकते, राज्य अपने क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय सरकार की संपत्ति पर कोई कर नहीं लगा सकते, राज्य सरकारें मुद्रा नहीं चला सकती, जाति तथा रंग भेद के आधार पर अपने नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसी तरह अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता मौजूद है। यह भी संघीय व्यवस्था का लक्षण है। वहाँ न्यायपालिका की भी सर्वोच्चता है। 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मार्बरी बनाम मेडिसन नामक विवाद में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा था कि सब प्रकार के कानूनों की संवैधानिकता की जांच का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अमेरिकी संघ में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत भी है। वहाँ का नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है और उस राज्य का भी नागरिक है जिसमें वह निवास करता है। यही नहीं, वहाँ संघीय व्यवस्था के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। द्वितीय सदन सीनेट में छोटी बड़ी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और प्रत्येक के द्वारा अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों की प्रादेशिक अखंडता भी अनुल्लंघनीय है, अर्थात राज्यों की सीमा में उनकी सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अमेरिका में निहित शक्तियों का सिद्धांत भी मौजूद है। अमेरिकी संविधान संक्षिप्तता का एक उदाहरण है
और संविधान के अंतर्गत संघीय शक्तियों की जो सूची है वह बहुत अधिक संक्षिप्त और सामान्य है। उसमें ऐसी शक्तियों का उल्लेख भी नहीं किया गया है जिनका प्रयोग किए बिना न तो संघ अपने उत्तरदायित्व पूरे कर सकता है और न ही संघीय व्यवस्था को बनाए रख सकता है। ऐसी स्थिति में संघीय शासन द्वारा इस धारणा को अपनाया गया है कि संविधान द्वारा सौंपी गई शक्तियों और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए जिन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो, संघीय शासन द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। संघीय शासन द्वारा उन शक्तियों को इस आधार पर अपने हाथ में लिया जा सकता है कि ये शक्तियां संविधान में दी गई मूल शक्तियों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक है और इस दृष्टि से संविधान में निहित है। इसी आधार पर वहाँ निहित शक्ति के सिद्धांत का उदय हुआ। लेकिन प्यारे बच्चों, अमेरिकी संघ में भी आज केंद्रीयकरण की स्थिति देखी जा रही है। वहाँ कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण केंद्र की स्थिति बहुत अधिक प्रभावशाली है और इकाइयों का महत्व कम हो गया है, क्योंकि इन वर्षों में वहाँ भौतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं और जिनका हल केवल राष्ट्रीय सरकार ही कर सकती है। फिर निहित शक्तियों के सिद्धांत और न्यायिक निर्णयों ने भी केंद्रीय शासन के पक्ष का समर्थन किया है। इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सशर्त सहायता अनुदान ने राज्यों की स्वायत्तता पर आघात किया है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी संघीय केंद्रीयकरण को बढ़ाया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था यद्यपि संकट में दिखाई देती है, बहुत सारे आलोचकों का यह मानना है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि अमेरिकी नागरिकों में केंद्र के प्रति सम्मान बढ़ा है और वर्तमान समय में अमेरिकी संघ मजबूत हुआ है।